स्पीड ऑफ साउंड पे आ जाते हैं, हमारा मेन टॉपिक इस चैप्टर्स का, और वो है स्पीड ऑफ साउंड। सबसे पहला साइंटिस्ट जिसने इस टॉपिक के ऊपर काम किया एंड दैट वाज न्यूटन। न्यूटन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट। उससे पहले यकीनन लोग ट्राइयां तो कर रहे थे मुख्तलिफ अंदाज में। मसलन एक बंदा यहाँ खड़ा है, फायर करता है, और कुछ दूर फासले के ऊपर एक लिसनर है, उसके पास स्टॉप वॉच है। वो जो ही यहाँ से फ्लैश ऑफ लाइट फायर की वजह से देखता है तो वहाँ उसको स्टॉप वॉच को ऑन कर देता है, और जब उस पर साउंड पहुँचती है तो वो स्टॉप वॉच को बंद कर देता है। और अकॉर्डिंग टू दैट अपरेटस, वो जो स्टॉप वॉच ने टाइम किया, दैट वाज द टाइम टेकन बाय द साउंड टू ट्रेवल फ्रॉम द सोर्स टू द लिसनर। मसलन आजकल आप भी इसको इस तरह कर सकते हैं कि जब ये बादल आते हैं और साथ लाइटिंग भी हो रही होती है, तो साथ साथ गरज की आवाज़, बादल के गरजने की आवाज़ भी आ रही होती है। आप इनको रिलेट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं कि जो ही लाइटनिंग आप देखते हैं स्टॉप वॉच ऑन कर दें, और जब आवाज़ पहुंचेगी तो जब आपको आवाज़ सुनाई देती है तो दिस इज द, जो आपने स्टॉप वॉच को बंद करना है, एंड नाउ दिस इज द टाइम टेकन बाय द स्टॉप, इज द टाइम टेकन बाय द साउंड टू ट्रेवल फ्रॉम दैट क्लाउड्स टू यू। तो ये तरीका लोगों ने अपनाया हुआ था न्यूटन से पहले, लेकिन दैट वाज नॉट अ साइंटिफिक अप्रोच। स्टॉप वॉच को ऑपरेट करने वाला उस पे, उसकी एफिशिएंसी पे बड़ा डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे बड़ा डिपेंड करता है, स्पीड ऑफ विंड जो है उस पे बड़ा डिपेंड करता है, वगैरह वगैरह। तो न्यूटन्स की जो अप्रोच थी वो दैट वाज द फर्स्ट वन। तो उससे पहले हम लिख चुके हैं कि वी नो दैट द जनरल फार्मूला फॉर the speed of sound is given by v is equal to e by rho। e by rho ये हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। e क्या है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द मीडिया, जो कि स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन होता है, और रो डेंसिटी ऑफ द मीडिया है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो अब पर्टिकुलरली स्पीड ऑफ साउंड इन एयर के लिए न्यूटन्स ने किस तरह इस फार्मूले को चेंज किया और क्या क्या उसने अज्यूम किया। तो सबसे पहले न्यूटन्स, बल्कि न्यूटन्स को मैं यहाँ लिख देता हूँ, न्यूटन्स फार्मूला। तो न्यूटन्स अजम्पशन मीन प्री सपोज करना। तो न्यूटन ने इस फार्मूले को पर्टिकुलरली फॉर एयर अप्लाई करने के लिए कुछ बातों को अज्यूम किया। क्या किया कि जब साउंड वेव्स प्रोपेगेट करती है थ्रू द मीडिया, थ्रू द एयर, तो उसमें उसका जो टेम्परेचर है वो चेंज नहीं होता। इसका मतलब हम लिखने में क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू Newton, sound propagation is an isothermal process। इसका मतलब क्या होता है isothermal का? That is, there is no change in temperature of the media when sound wave propagate through that media, Sound propagation is an isothermal process, isothermal phenomena। मतलब कि जब साउंड वेव्स प्रोपेगेट करती हैं थ्रू द एयर
तो मीडिया का मीन एयर का टेम्परेचर चेंज नहीं होता। अच्छा भाई, अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये हुआ कि बॉयल्स लॉ इज एप्लीकेबल ऑन दिस फार्मूला। इसका मतलब क्या होगा कि बॉयल्स लॉ इज एप्लीकेबल, यहीं लिख देता हूं, देयरफॉर बॉयल्स लॉ इज एप्लीकेबल। सो बॉयल्स लॉ के मुताबिक अब मैं इसको एक डायग्राम बनाता हूं और उससे आगे चलते हैं। तो बॉयल्स लॉ क्या कहता है? द वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ ए गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर्स प्रोवाइडेड टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, या पीवी इज कांस्टेंट। बॉयल्स क्या कहता है? पीवी इज कांस्टेंट। अब इसको हम ये लेट वी हैव अ सिलेंडर fitted with the pistons and there is a gas inside the cylinder। ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, and is placed on a body और इसका टेम्परेचर कितना है? T इज द टेम्परेचर। इसको कहते हैं हीट रिजर्वायर। हीट रिजर्वायर, इसका टेम्परेचर भी T है। वी हैव अ सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर फिटेड विद अ पिस्टन्स, देयर इज अ गैस इनसाइड द सिलेंडर, प्रेशर P है, वॉल्यूम V है, टेम्परेचर T है, और इस सिलेंडर्स को प्लेस किया ऑन द हीट रिजर्वायर, उसका टेम्परेचर भी T है। जब दोनों तरफ टेम्परेचर बराबर है देन देयर इज नो चेंज ऑफ हीट, देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर्स। अब करना क्या है? हम इसको कंप्रेस करते हैं, हम इसे कंप्रेस करते हैं और पिस्टन्स को यहाँ ले आते हैं। हमने प्रेशर बढ़ा दिया, P प्लस डेल्टा P कर दिया। व्हाट अबाउट द वॉल्यूम? वॉल्यूम कम हो गया, V माइनस डेल्टा V हो गया। इस प्रेशर के बढ़ने से और वॉल्यूम के कम होने से टेम्परेचर बढ़ेगा तो सही, लेकिन होगा क्या कि इस इंक्रीज इन टेम्परेचर्स की वजह से हीट का फ्लो शुरू हो जाएगा टुवर्ड द रिजर्वायर, और हीट रिजर्वायर नामी चीज़ तो ये फिजिक्स का एक आइडियल सा कंसेप्ट है कि उसका टेम्परेचर चेंज ही नहीं होता, ना कम होता है ना ज़्यादा होता है। लिहाजा हीट फ्लो करेगी, और ये किस वक्त तक हीट फ्लो करती रहेगी? जब तक कि इसके टेम्परेचर में जो इजाफा हुआ था कंप्रेशन की वजह से वो वापस कंपनसेट नहीं हो जाता, उस वक्त तक हीट फ्लो करती रहती है। लिहाजा फाइनली टेम्परेचर इज़ कांस्टेंट। सो इस पूरे डिबेट के अंदर हमने प्रेशर्स को बढ़ाया, वॉल्यूम कम हुआ और टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। सो वी कैन अप्लाई बॉयल्स लॉ। सो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, according to Boyle's law, P1 V1 is equal to P2 V2, PV is equal to P plus delta P और V माइनस डेल्टा V। सो मज़ीद इसको एक्सप्लेन करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पी वी माइनस पी डेल्टा वी प्लस वी डेल्टा पी माइनस डेल्टा पी और डेल्टा वी। ये जो क्वांटिटी है डेल्टा पी स्मॉल इंक्रीज इन द प्रेशर्स, डेल्टा वी स्मॉल इंक्रीज इन द वॉल्यूम, तो इनका जो मल्टीपल होगा दैट विल बी नेग्लिजेंट स्मॉल, और निगलेक्ट कर देंगे। इसकी मैं मैथमेटिकली बताता हूँ। 5 इंटू 4 क्या होगा? 20, लेकिन 0.5 इंटू 0.4 कितना होगा? 0.2। मैथमेटिकली कम हो गया ना 0.2, 0.5 और 0.4 से भी कम हो गया, जबकि बड़ी क्वांटिटीज में 5 इंटू 4 20 ज़्यादा हो गया। तो ये फिजिक्स के अंदर हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं इस अजम्पशंस को कि ये छोटी क्वांटिटीज़ हैं तो इनका जो मल्टीपल होगा
दैट विल बी नेग्लिजिबल स्मॉल, सो नेग्लेक्टेड, ये क्वांटिटी हमने नेग्लेक्ट कर दी और हमारे पास आ गया पी वी इज इक्वल टू पी वी माइनस पी डेल्टा वी प्लस वी डेल्टा पी. Now PV minus PV is equal to minus P delta V plus V delta P. 0 is equal to minus P delta V plus V delta P. फिर P delta V is equal to V delta P और यहाँ से P delta V over V is equal to delta P. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि P किसके बराबर हो जाएगा, P हो जाएगा डेल्टा P डिवाइड बाय डेल्टा V ओवर V. ये स्ट्रेस के मानों में आ गया, ये स्ट्रेन के मानों में आ गया और दिस इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अंडर आइसोथर्मल कंडीशंस. तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स कॉन्सेप्ट जो E है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, गैसेस के अंदर उसका रोल कौन प्ले कर रहा है, प्रेशर उसका जो है वो रोल जो है वो प्ले कर रहा है. लिहाजा E मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज रिप्लेस्ड बाय P. देयरफॉर स्पीड ऑफ साउंड जो है वो किसके बराबर आ गया, देयरफॉर स्पीड ऑफ साउंड जो E बाई रो फार्मूला जनरल है, पर्टिकुलरली इन एयर E इज रिप्लेस्ड बाई P बाई रो और ये हमारे पास फार्मूला आ गया वेयर वी नो दैट P इज रो जी एच. रो क्या है, डेंसिटी ऑफ मरकरी. चूँकि प्रेशर्स को हम बैरोमीटर से मेजर करते हैं, बैरोमीटर्स के अंदर मरकरी होता है नॉर्मल प्रेशर्स के ऊपर. जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और एच क्या है, हाइट ऑफ मरकरी इन बैरोमीटर्स. Therefore, speed of sound becomes rho g h over rho of air. Speed of sound in air, जब हम इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं तो ये 13.6 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है, 981 है और 76 है और 0.00129 और इसका अंडर रूट लेते हैं तो वी गेट 28100 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड्स. ये अप्रॉक्सीमेटली जवाब आ जाता है स्पीड ऑफ साउंड का. न्यूटन्स ने ये फार्मूला डिराइव करके ये जवाब निकाला, लेकिन एक गड़बड़ इसमें क्या है कि जो रिज़ल्ट आ रहा है वो प्रैक्टिकल रिज़ल्ट से डिफ़र करता है. प्रैक्टिकल हम खुद भी लैब के अंदर करते हैं. हो सकता है आपने 9th-10th के अंदर ये प्रैक्टिकल किया हो, फर्स्ट ईयर के अंदर पहले होता था, अब नहीं है स्पीड ऑफ साउंड्स का ये प्रैक्टिकल्स, तो पहले होता था. स्पीड ऑफ साउंड्स जो हम प्रैक्टिकल से निकालते हैं एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड वो बनती है 332 मीटर्स पर सेकेंड या 33200 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड. हमारे पास आ रहा है 28100, जिसको अगर मैं मीटर्स के अंदर लिख दूं तो दिस इज 281 मीटर्स पर सेकेंड. अब एक्चुअल वैल्यू जो है उससे वो बहुत डिफरेंट है. इस वजह से न्यूटन्स का ये फार्मूला उस वक्त इतना एक्सेप्ट ना हुआ, तो
actual value of speed of sound at 0 degree centigrade. This is 332 meters per seconds. जो फार्मूले से आ रहा है मीन जो कैलकुलेटेड है दैट इज 281 और जो एक्चुअल है वो 332 है. डिफरेंस ठीक ठाक है. अब इस डिफरेंस को न्यूटन खुद तो हल नहीं कर सका. आई डोंट नो, उसके पास टाइम नहीं था, उसको समझ नहीं आई क्या हुआ. जाहिर है न्यूटन बहुत मसरूफ़ आदमी था, फिज़िक्स की हर ब्रांच के अंदर उसने टांग अड़ाई हुई थी. तो इस वजह से मेरा कंसेप्ट यही बनता है कि शायद उसको टाइम नहीं मिला इसकी करेक्शंस के लिए. तो वो कुर्रा जो है वो लैप्लेस के नाम के लिए निकला. लैप्लेस करेक्शन हम पढ़ चुके हैं. स्पीड ऑफ साउंड विच वाज कैलकुलेटेड बाय द न्यूटन्स. द वैल्यू ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड इज़ लेस देन दैट ऑफ द प्रैक्टिकल वैल्यूज़. और काफ़ी डिफरेंस है. अब उसकी करेक्शन जो है लैप्लेस ने की है, एक और साइंटिस्ट. शायद न्यूटन्स को सोचने का टाइम नहीं मिला, अदरवाइज न्यूटन वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट. तो सबसे पहली अप्रोच जो लैप्लेस की थी वो न्यूटन्स की अजम्पशंस के ऊपर जो है वो डिस्कस करता है. वो क्या कहता है कि जब साउंड वेव्स प्रोपेगेट करती हैं थ्रू द मीडिया इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन, तो कंप्रेशन में क्या होता है, मालिक्यूल्स क्लोज हो जाते हैं. एयर के मालिक्यूल्स जो हैं वो क्लोज हो जाते हैं. वॉल्यूम कम हो गया, टेम्परेचर बढ़ जाता है, टेम्परेचर्स बढ़ जाते हैं. तो फिर क्या होना चाहिए कि जहाँ कंप्रेशन पहुँचा है उस जगह का टेम्परेचर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द सराउंडिंग्स, तो हीट मस्ट फ्लो आउट इन द सराउंडिंग्स. टेम्परेचर डिफरेंस को रिस्पांस करने वाली चीज़ क्या होती है, हीट. तो हीट फ्लो आउट होना चाहिए. और जहाँ रेयरफेक्शंस पहुँचता है, मालिक्यूल रिलैक्स हो जाते हैं, वॉल्यूम बढ़ जाता है, टेम्परेचर कम हो जाता है, तो फिर क्या होना चाहिए, सराउंडिंग से वहाँ हीट आनी चाहिए. लेकिन ये कंप्रेशन और रेयरफेक्शन एक दूसरे को इतना रैपिडली रिप्लेस कर रहे होते हैं दैट देयर इज नो वे फॉर हीट टू फ्लो फ्रॉम इन आर आउट. सच प्रोसेस इज कॉल्ड एडियाबैटिक प्रोसेस. द प्रोसेस थ्रू विच नो हीट कैन फ्लो इन आर आउट, उसको हम एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं. लिहाजा लैप्लेस की सोच ये है कि न्यूटन से अगर गलती हुई है तो वो अज्यूम करने में गलती हुई है कि न्यूटन कहता है कि साउंड प्रोपेगेशन इज़ एन आइसोथर्मल प्रोसेस, मीन टेम्परेचर का चेंज नहीं होता. लेकिन लैप्लेस कहता है कि नहीं, टेम्परेचर चेंज तो होता है, कंप्रेशन वाली जगह पे बढ़ जाता है, रेयरफेक्शन वाली जगह पे कम हो जाता है. सो देयर इज़ अ डिफरेंस, देयर इज़ अ चेंज इन टेम्परेचर्स. लेकिन टेम्परेचर्स डिफरेंस को रिस्पांस करने वाला पैरामीटर्स वो है हीट, वो फ्लो नहीं होता इन आर आउट. तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, एडियाबैटिक. लिहाजा लैप्लेस अजम्पशन जो है वो क्या है, साउंड प्रोपेगेशन इज एन एडियाबैटिक प्रोसेस अदर देन आइसोथर्मल. साउंड प्रोपेगेशन इज एन एडियाबैटिक प्रोसेस. अब हम इस असूल को मद्देनज़र रखते हुए हम एक्सप्लेन करते हैं स्पीड ऑफ साउंड्स के फार्मूले की डेरिवेशंस के लिए. लेट वी हैव अ सिलेंडर fitted with a piston. There is a gas inside the cylinder. We have a cylinder fitted with a pistons. There is a gas inside the cylinder and the cylinder is placed on an insulator. This is placed on an insulator. Here is insulator. तो इंसुलेटर्स क्या चीज़ होती है जिसमें से हीट का फ्लो, हीट की कंडक्शंस पॉसिबल नहीं होती, तो उसको हम इंसुलेटर्स कहते हैं. नाउ P is the pressure, V is the volume, T is the temperatures of the system. अब हम क्या करते हैं, हम कंप्रेस करते हैं. जब हम कंप्रेस करते हैं और ये सिस्टम नई पोजीशंस पे आ जाता है, हमने प्रेशर बढ़ा दिया P प्लस डेल्टा P और वॉल्यूम V माइनस डेल्टा V कम हो गया. अब हमें पता है कि टेम्परेचर बढ़ जाता है ड्यूरिंग कंप्रेशन. जब वॉल्यूम कम होता है तो टेम्परेचर बढ़ जाता है.
that becomes T plus delta T. We have a cylinder fitted with a pistons. There is a gas inside the cylinder and that is placed on an insulators. चूँकि एडियाबैटिक प्रोसेस को हम डिस्कस कर रहे हैं, अब हम क्या करते हैं, हमने प्रेशर बढ़ा दिया, वॉल्यूम V से V माइनस डेल्टा V कम हो गया लेकिन टेम्परेचर बढ़ गया। अब वो जो बात न्यूटन वाली थी कि हीट का फ्लो होगा, वो तो ज़ाहिर है हमने तो इंसुलेटर रखा हुआ है, लिहाजा हीट का फ्लो नहीं होगा। तो फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस PV पावर गैमा इज कांस्टेंट वेयर गैमा ये रेशो है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर्स टू द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इन दोनों की जो रेशो होती है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर्स टू द मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैसेस, इसको हम गैमा का सिंबल देते हैं, या हम लिख सकते हैं P1 V1 पावर गैमा इज इक्वल टू P2 V2 पावर गैमा। जो हम सिंबल इस्तेमाल कर रहे हैं वो है PV पावर गैमा P प्लस डेल्टा P और V माइनस डेल्टा V पावर गैमा के V1 तो V के बराबर है और V2 जो सेकंड वॉल्यूम है दैट इज़ V माइनस डेल्टा V। तो इसमें PV पावर गैमा इज इक्वल टू P प्लस डेल्टा P और V1 माइनस डेल्टा V over V power gamma, and this can be written as is equal to P plus delta P V की पावर gamma 1 minus delta V over V पावर gamma। राइट लेफ्ट देखते हैं कि ये V की पावर gamma भी है और इधर भी है, तो V की पावर gamma कैंसिल हो जाएगा, तो we get P is equal to P plus delta P और इधर 1 माइनस डेल्टा V over V power gamma। Now using binomial expansion या binomial theorem, using binomial theorem 1 minus delta V over V power gamma is equal to 1 minus gamma delta V over V plus terms containing higher power of delta V over V which are neglected, Therefore, 1 minus delta V over V power gamma is equal to 1 minus gamma delta V over V. Hence, so the last equation becomes लेफ्ट पे है P, राइट पे है P प्लस डेल्टा P और 1 माइनस गैमा डेल्टा V ओवर V। P इज इक्वल टू P माइनस गैमा P डेल्टा V ओवर V है और प्लस डेल्टा P है माइनस गैमा डेल्टा P ओ डेल्टा V over V. This is P is equal to P minus gamma P delta V over V plus delta P minus terms, because gamma delta P over delta V over V is negligible, small, so neglected. Now P minus P plus gamma P delta V over V is equal to delta P। ये कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आ गया गैमा P डेल्टा V ओवर V इज इक्वल टू डेल्टा P। देन गैमा P इज इक्वल टू डेल्टा P डिवाइड बाय डेल्टा V ओवर V। ये है स्ट्रेस
or divided by strain, and this is called modulus of elasticity under adiabatic conditions. This is the modulus of elasticity under adiabatic conditions. Therefore, speed of sound, speed of sound is given by the equation v is equal to, जो फार्मूला है E by rho, this is replaced by gamma P by rho, where gamma की जनरली जो वैल्यू है 1.42 है। तो जब ये वैल्यूज़ यहाँ पे एडअप हो जाती है तो उसमें जो रिज़ल्ट है दैट इज़ ये हो जाएगा ना, गैमा मरकरी की डेंसिटी GH over rho of air, then putting the values J 0.00129 और इसका अंडर रूट जब हम लेते हैं तो रिज़ल्ट आ जाता है 33300 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड या 333 मीटर्स पर सेकेंड। एक्चुअल कितना है? 332 मीटर्स पर सेकेंड है। तो ये कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है 1 मीटर्स पर सेकेंड्स का। तो इस तरह लैप्लेस की वाहवाह हो गई कि उसने फार्मूला हमें दे दिया जिसके बिहाफ पे हम स्पीड ऑफ साउंड फार्मूले से डिटरमिन कर सकते हैं। लेकिन फूलों के हार फिर भी न्यूटन के गले में, इसलिए कि बेस रखने वाला, बुनियाद रखने वाला जो साइंटिस्ट है वो न्यूटन है, लैप्लेस नहीं है।